CH-163 एक और कमांडर क्लास बीस्ट आरव का तो दिल ही बैठ गया था। सच कहा जाए तो उसे वहां सारे लोगों की फिक्र नहीं थी, सिर्फ समायरा, श्रेया और रुद्र के लिए वो बहुत परेशान था। वो किसी भी तरह उन्हें बचाकर बाहर लाना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि इस वाइन मॉन्स्टर के खिलाफ ना तो उसका फायर एलिमेंट किसी काम का था और ना ही लाइटिंग एलिमेंट। वो दोनों अपनी टीम के लिए बहुत परेशान थे और पैनिक हो रहे थे कि तभी वहां एक काला बवंडर आया, जिसने कई पेड़ों को धराशाही कर दिया। एक जंग लगी हुई बाइक हवा में उड़ने लगी और फिर एक बिल्डिंग से जाकर टकरा गई। सब कुछ यहाँ वहां उड़ रहा था। आरव और प्राची को कोई अंदाजा नहीं था कि वहां आखिर क्या चल रहा था। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। जब उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो दोनों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। इस काले बवंडर में अचानक उन्हें बड़े बड़े काले पंख दिखाई दिए जो उनके करीब आते जा रहे थे। काले पंखों के नीचे एक बहुत बड़ी छिपकली थी। इसकी चमड़ी काफी मोटी थी और इसकी पूंछ आंधी मुड़ी हुई थी। भागो यहां से, आरव ने कहा। उसका ऑरा ही इतना खतरनाक था कि उन दोनों को घुटन होने लगी थी। अगर उनकी जगह कोई और प्राइमरी मैजिशियंस होते तो अब तक बेहोश हो गए होते। ये पहली बार था जब आरव ने किसी इतने खतरनाक ऑरा वाले मैजिकल बीस्ट को देखा था कि उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल वहां से भागने का ही आया था। प्राची तो इतनी ज्यादा डर गई थी कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और तुरंत अपनी प्राइमरी शेडो स्पेल का इस्तेमाल करने लगा। ऐसे वक्त में वो अपनी शक्तियां छिपाने के बारे में नहीं सोच सकता था। शिट, मेरे स्टॉर्स एक दूसरे से जुड़ क्यों नहीं रहे? आरव खुद भी इतना डरा हुआ था कि अपनी प्राइमरी शेडो स्पेल का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। 4 बार कोशिश करने के बाद जब उसने अपना स्टार पाथ पूरा किया तो उसने तुरंत प्राची को अपने साथ खींचना शुरू किया। आरव अब परछाई में बदल गया था और हॉल की दीवारों का इस्तेमाल करके भाग रहा था। उसकी परछाई तुरंत ही उस इलाके में गई जहां पर कई सारे घने पेड़ थे। उस बीस्ट से इतनी दूर आने के बाद ही उसका वो खतरनाक ऑरा थोड़ा कम हुआ था। ये क्या है? अच्छा, तो तुम्हारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। प्राची को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैं तुम्हें उस बारे में कभी और समझाऊंगा। आरव ने मुड़कर एडमिनिस्ट्रेशन हॉल की तरफ देखा। वो पंख वाली छिपकली बिल्डिंग के तीसरे हिस्से पर पहुंच गई थी जहां एक बालकनी बाहर निकली हुई थी। वो इस बिल्डिंग के ऊपर एक शिकारी की तरह उड़ रही थी। अचानक उसने अपने काले पंख फड़फड़ाए और सीधा बिल्डिंग के दूसरे हिस्से की तरफ उड़ने लगी। उसका मुंह खुला हुआ था और उसके अंदर डरावने जंगली जानवरों जैसे नुकीले दांत थे। इस बड़ी सी छिपकली ने बिल्डिंग के छत पर हमला किया और इसकी दीवारें टूटने लगी। लेकिन उसका असली शिकार बिल्डिंग नहीं बल्कि उस वाइन मॉन्स्टर का दिमाग था। जैसे ही उसने वाइन मॉन्स्टर के दिमाग को अपने नुकीले दांतों से काटा, वाइन मॉन्स्टर जोर जोर से चीखने लगा और बचने के लिए अपनी वाइन से उस छिपकली को जकड़ने की कोशिश करने लगा। देखते ही देखते बिल्डिंग की हर खिड़की और दरार से अनगिनत वाइन्स बाहर निकल रही थी और उस पंख वाली छिपकली को रोकने की कोशिश कर रही थी। बदकिस्मती से ये वाइन्स उस पंख वाली छिपकली के लिए एक मकड़ी के जाले से भी कमजोर थे। उसने अपने पंजों का इस्तेमाल किया और उन वाइन्स को बुरी तरह से घायल कर दिया। इसके बाद उसने फिर से वाइन मॉन्स्टर के दिमाग पर हमला किया और इस बार उस वाइन मॉन्स्टर के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। उस वाइन मॉन्स्टर के पास अब खुद को बचाने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं था। उसका दिमाग काले पंख वाली भयानक छिपकली ने खा लिया था और उसकी बाकी की बॉडी पूरी बिल्डिंग के साथ नीचे गिर रही थी। वो काले पंख वाली छिपकली वाइन मॉन्स्टर का दिमाग ऐसे खा रही थी जैसे वो बहुत कीमती हो। वो उसका छोटा सा टुकड़ा भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बिल्डिंग के अंदर जितने भी वाइन्स और पौधे थे, सब मुरझा गए थे। जिस तेजी से इस वाइन मॉन्स्टर की मौत हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी शेर ने एक हिरन को मार दिया हो। उसकी बचने की हर कोशिश नाकाम हो गई थी और आखिर में वो कुछ ही पलों में मर गया था। उसे उस काले पंख वाली छिपकली ने खा लिया था। ये देखकर प्राची की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या था। आरव खुद भी ये दरवाना सीन देखकर हक्का बक्का रह गया था। जिस वाइन मॉन्स्टर से लड़ने का उनके पास कोई तरीका ही नहीं था, उसे एक काले पंख वाली छिपकली ने महज कुछ सेकंडों में ही खा लिया था। आरव तो ये सोच रहा था कि अगर वो छिपकली उन पर हमला करती तो सेकंडों में उनकी जान चली जाती। जैसे ही उस काले पंख वाली छिपकली ने अपना खाना खत्म किया, उसने अपने काले पंख फैलाए और बिना यहाँ वहां देखे वहां से उड़ गई। जैसे ही वो काले पंख वाली छिपकली वहां से गई, बिल्डिंग के टॉप का दूसरा और तीसरा हिस्सा गिरने लगा। इसके गिरने के असर से पास की दूसरी बिल्डिंगें भी गिरने लगी थी। इसे देखकर आरव और प्राची बुरी तरह से हैरान थे। इन गिरी हुई बिल्डिंगों से धूल का गुब्बार उड़ रहा था। किस्मत से ये शहर पहले ही वीरान था, वरना इतनी बिल्डिंगें गिरने के बाद तो ना जाने कितने लोगों की जानें चली जाती। आखिर ऐसी बिल्डिंगों के सामने इंसान महज चींटियों के बराबर थे।
एडमिनिस्ट्रेशन हॉल के अंदर पिलर्स के गिरते के साथ सीलिंग भी गिरती जा रही थी। 14 लोग भागकर बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। पूरा ग्रुप कई तरह के डिफेंसिव इक्विपमेंट्स, वाटर, लाइट और रॉक बैरियर्स का इस्तेमाल कर रहा था। उनकी किस्मत अच्छी थी कि ये बिल्डिंग काफी मजबूत थी और ये टूटना भी टॉप के दूसरे हिस्से से शुरू हुआ था, वरना वो लोग इसके नीचे ही जिंदा दफन हो जाते। अब वाइन्स की दीवार उनके रास्ते में नहीं थी, तो वो पहले से काफी तेज भाग रहे थे। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी, इससे पहले पूरी बिल्डिंग गिर जाए, भागो। हे भगवान, बस बाल बाल बचे, कबीर ने कहा। कबीर का पथरीला राक्षस रूही को अपने कंधे पर लेकर बाहर आ रहा था और टीम के बाकी लोग या तो विंड ट्रैक का इस्तेमाल कर रहे थे या फिर अर्थवेव का। एडमिनिस्ट्रेशन हॉल का दूसरा हिस्सा बगल वाली बिल्डिंग पर गिर गया था और उन सब ने इसकी आवाज तक सुनी थी, लेकिन उनमें से एक ने भी रुक कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो बस किसी तरह उस बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहते थे। हम यहाँ हैं। जब प्राची ने अपनी टीम को सुरक्षित बाहर आते हुए देखा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जल्दी जल्दी रूही को बचाओ, उसके पास वक्त बहुत कम है। कबीर ने अपने पथरीले राक्षस को रूही को जमीन पर उतारने का ऑर्डर दिया। प्राची ने जैसे ही रूही को इतनी बुरी तरह घायल देखा, वो समझ गई थी कि उस बिल्डिंग के अंदर की सिचुएशन कितनी डरावनी और खतरनाक रही होगी। जल्दी इस बर्फ को पिघलाओ, अब एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते, प्राची ने कहा। वो तुरंत अपनी इंटरमीडिएट हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल करने लगी। उसने तुरंत अपनी हीलिंग फेरी को समन किया और ये हीलिंग फेरी चमकती हुई तितली की तरह दिख रही थी। उसने बर्फ पिघलते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। रूही बेहोश हो चुकी थी और उसके बचने के चांस बहुत कम थे। प्राची ने रूही को ठीक करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो उसके लिए जितना नया खून बना सकती थी, उसने बनाया। उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी डैमेज हुआ था वो जानलेवा नहीं था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी मिनट उसकी जान निकल जाएगी। शिट, इस बिल्डिंग में आने का आइडिया किसका था? हमारी जान जाते जाते बची, किसी ने ग्रुप में से कहा। निवान ने आरव की तरफ देखा और बोला, तुम ही ने कहा था ना कि इस बिल्डिंग में आते हैं। हाँ, हमें मौत के मुंह में भेजकर तुम यहाँ सिर्फ खड़े थे। आरुष और ईशान ने भी तुरंत बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया। वो लोग तो वैसे भी आरव से इतनी नफरत करते थे, तो उसे नीचा दिखाने का इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकते थे? मुझे तो लगता है कि तुमने जानबूझकर हमें इस बिल्डिंग में भेजा, आरुष ने कहा। हाँ, आरुष सही कह रहा है, तुम हमें मारना चाहते थे, है ना? ईशान ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन हॉल में आने का आइडिया आरव का ही था। वो सब मौत के मुंह से बाल बाल बचे थे, जबकि आरव बाहर एकदम सही सलामत खड़ा हुआ था। इसलिए उन सबको आरव पर गुस्सा आना जायज था। अगर मुझे तुम लोगों को मारना ही होता तो मैं एंट्रेंस को बाहर से बंद ना कर देता, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और तुम बाहर रहकर नजर रखने वाले थे, ना कि कुछ गलत ना हो। फिर यहाँ छिपकर क्या कर रहे हो? तुमसे ज्यादा खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, निवान ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। भागते वक्त उस पर भी उन वाइन्स ने हमला कर दिया था और उसके पैरों में काफी चोट आ गई थी। वो इसी बात का गुस्सा आरव पर निकाल रहा था। प्राची रूही की जान बचाने में लगी हुई थी, इसलिए वो आरव को डिफेंड नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ आरव इन लड़कों से और उनकी बातों से तंग आ चुका था। क्या हुआ? पूरी बिल्डिंग क्यों गिर गई? रुद्र ने पूछा। यहाँ रहने वाले सबसे शक्तिशाली मैजिकल बीस्ट ने तुम सबकी जान बचा ली, आरव ने कहा। क्या मतलब? समायरा ने पूछा। वो एक आसमानी छिपकली थी, उसने इस वाइन मॉन्स्टर को जिंदा खा लिया, प्राची ने गहरी सांस लेते हुए सबको समझाया। उसने सबको ये भी बताया कि कैसे वो आसमानी छिपकली अचानक से आई और उस वाइन मॉन्स्टर को खा गई। उसकी बात सुनकर सब लोग बुरी तरह से हैरान थे। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि आसमानी छिपकली सिर्फ उस वाइन मॉन्स्टर को खाने आई थी, वरना वो सारे लोग तो मारे जाते। प्राची ने जो कुछ भी उन्हें बताया था, उस हिसाब से तो ये आसमानी छिपकली एक कमांडर क्लास बीस्ट लग रही थी। जब वो लोग वाइन मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, तो आसमानी छिपकली का मुकाबला करना तो दूर की बात थी। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, ग्रुप में से किसी ने कहा। मुझे भी ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, पता नहीं हमारे दीन ने हमें यहाँ क्यों भेजा है। अभी हम यहाँ आए ही हैं और देखो हमने कितनी मुसीबतों का सामना कर लिया, लेकिन अब आगे आने वाली मुसीबतों का सामना हम कैसे करेंगे? देखा नहीं उस वाइन मॉन्स्टर को वो कमांडर क्लास छिपकली कैसे खा गई, उर्वी ने कहा। आज रूही की जान बस चली ही गई थी और बाहर आते वक्त भी कई लोग घायल हो गए थे। अगर वो आसमानी छिपकली नहीं आती तो उन सबका बचना मुश्किल हो जाता। लेकिन ये कोई खुश होने वाली बात नहीं थी। ये बात बेहद डरावनी थी कि यहाँ कमांडर क्लास बीस्ट भी थे, जो पलक झपकते ही उनका काम तमाम कर सकते थे।
कुछ भी हो, इस जगह के बारे में हंटर यूनियन के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। अगर यहाँ इतने खतरे के बारे में उन्हें पता होता तो हमें कभी भी यहाँ नहीं भेजा जाता, एकांश ने कहा। निवान और आर्यन एकांश की तरफ बहुत ध्यान से देख रहे थे। वो हैरान थे कि इतनी बड़ी मुसीबत से बचने के बाद एकांश ऐसा फैसला लेगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि हंटर यूनियन के पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, रुद्र ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? अभी अभी हमने 2 इतने खतरनाक मैजिकल बीस्ट देखे और अंदर वो सारे हंटर्स। वही तो मैं कह रहा हूँ, अंदर हम सबने अपनी आंखों से इतने सारे हंटर्स की लाशें देखी। सरल शब्दों में, जो हंटर्स यहाँ से सही सलामत वापस गए, उन्होंने इन मैजिकल बीस्ट को देखा ही नहीं, और जिन्होंने देखा। रुद्र कुछ पलों के लिए रुका और फिर बोला, जिन्होंने इन बीस्ट का मुकाबला किया वो मारे गए। अब मुझे तो नहीं लगता कि मरने के बाद वो ये सब रिपोर्ट कर पाए होंगे। आखिर में सबने यही तय किया कि उन्हें आराम करने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। शहर में आने के बाद वो लोग बुरी तरह से थक चुके थे। रूही को बहुत गहरी चोट लगी थी, पर अनाया का पैर अब ठीक हो गया था, इसलिए वो नॉर्मली चल पा रही थी। अभी ये बताना मुश्किल था कि रूही को पूरी तरह ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन वो सब खुश थे कि रूही की जान बच गई थी। अच्छा हुआ जो समायरा ने रूही के जख्म को अपनी आइस स्पेल से फ्रीज कर दिया, वरना शायद मेरी हीलिंग फेरी भी उसे नहीं बचा पाती, प्राची ने कहा। रूही, जिसे बस अभी होश आया ही था, उसने समायरा की तरफ देखकर उसे शुक्रिया कहा। अब हम क्या करें? कबीर ने पूछा। उसकी टीम का एक मेंबर बुरी तरह से घायल था और कई मेंबर्स वापस लौटने की बातें कर रहे थे। वो लोग अब पहले की तरह इस मिशन के लिए एक्साइटेड नहीं थे। पिछले 1 घंटे में जो कुछ भी हुआ था, उसने उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। अब कुछ भी हो, मैं ये मिशन आधा छोड़कर नहीं जाऊंगी, समायरा ने कहा। वो दूसरों पर अपना फैसला थोपना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका सोचना यह था कि भले ही वो लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए थे, पर उनके यहाँ भेजे जाने का मकसद उनकी ट्रेनिंग था। ये उनकी शक्तियों की एक परीक्षा थी और वो लोग ऐसे पीछे नहीं हट सकते थे। श्रेया भी समायरा की तरह ही सोचती थी। वो एक बहुत ही बड़ी और फेमस फैमिली से थी और वो जानती थी कि अगर उसने ऐसी खतरनाक और जानलेवा ट्रेनिंग पूरी कर ली, तो आगे चलकर उसे अपनी फैमिली से उसके मैजिक कल्टीवेशन में काफी मदद मिल सकती थी। क्योंकि समायरा ने ये तय कर लिया है कि वो यहीं रुकेगी, तो भला मैं कैसे यहाँ से जा सकता हूँ? मैं भी यहीं रहूंगा, निवान ने कहा। श्रेया और समायरा लड़कियां थी और फिर भी इस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए इतनी खतरनाक जगह पर रुकने के लिए तैयार थी। ये बातें सुनकर अब सारे लड़कों को शर्म आ रही थी, जो कुछ देर पहले यहाँ से वापस लौटने की बात कर रहे थे।